प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। अब हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक सत्ता, जिसे प्राधिकार और वैधता या औचित्यपूर्णता भी कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। बायस्टेट का कथन है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। अब राजनीति में सत्ता की क्या भूमिका होती है वह देखते हैं। सत्ता को राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किए रह सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। राज्य व्यवस्थाओं एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से संबंधित होती है और बहुत अधिक सीमा तक इसी पर निर्भर करती है। सत्ता की अवधारणा के अर्थ और परिभाषा देखते हैं। समाज विज्ञानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सत्ता की अनेक व्याख्याएं हैं, जिसमें अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व से जुड़ी हुई मानी जाती है। बायस्टेट के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। बीच के अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। उपर्युक्त सभी विद्वानों ने सत्ता को निर्णय लेने के आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में सत्ता के औपचारिक पक्ष को या मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखा गया है और इस प्रकार ये परिभाषाएं सत्ता के केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं। सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन केवल वह इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता है। आदेशों के पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहमति होता है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही या उचित है, तभी आदेश देने वाले अधिकारी को प्राधिकारी सत्ताधारी कहा जाता है। सत्ता शक्ति के समान शास्तियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती रही है, किंतु उसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा की गई है। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार अपने स्रोत के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली, परंपरागत, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञापालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा की आज्ञा का पालन किया जाता है। दूसरा है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है।
अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित करके प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा का पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। तीसरा है करिश्माई सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेश को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्माई सत्ता कहा जाता है। इस सत्ता की स्थिति में प्रायः कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ अथवा कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई और आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालना करते हैं। स्पष्टतः मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मैक्स वेबर बताते हैं कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमज़ोर एवं भंजनशील होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत और करिश्माई तत्वों को भी शामिल किया जाना चाहिए। संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहला, क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय हो सकते हैं। अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त और साधारण कानूनों से प्राप्त हो सकते हैं। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका संबंधी हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता हो सकती है। संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक, मंडलात्मक हो सकती है। विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि हो सकती है। सत्ता के विभिन्न रूप सत्ता प्रयोग की दृष्टि से ही बताए जा सकते हैं और सत्ता के इन तथाकथित रूपों में परस्पर कोई मूल अंतर नहीं होता है। अब सत्ता जो है उसके पालन के आधार क्या होते हैं? सत्ता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं? सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से प्रतिपादित दो सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत में इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड द्वारा भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में साइमन के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। साइमन ने सत्ता पालन के 4 आधार बताए हैं। पहला है विश्वास। विश्वास सत्ता के पालन का संभवतः सबसे प्रमुख आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों की पालना करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है। दूसरा है एकरूपता। यह मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद या फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करते हैं। दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है, जो दमन और दबाव की भाषा ज़्यादा समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता न पड़े। चौथी आधार है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था का होता है। इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों की वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।
वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। वस्तुतः ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले जुले आधार के रूप में कार्य करते हैं। कभी विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है, कभी दबाव। व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रतीक और प्रमाण यह होता है कि विश्वास सत्ता पालन का प्रमुख आधार हो और दबाव इस प्रसंग में गौण तत्व बना रहे।